सो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी दामिनी मिस। आज वापस से लेकर आई हूं हमारे पार्ट 2 9 सीबीएसई चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री। उल्टा गई ना, पहले हिस्ट्री बोलना चाहिए था चैप्टर 2। तो ठीक है भाई, हमारी हिस्ट्री भी तो वैसी ही क्लाइमेक्स की तरह चलती है, पहले मेन स्टोरी आती है फिर पीछे जाते है। क्या सीबीएसई हिस्ट्री में क्लाइमेक्स ही तो चलता है, पहले पिछला साउथ इंडियन मूवी की तरह बताते हैं, फिर उसका पीछे का क्लाइमेक्स स्टोरी क्या था वो बताते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। रशियन रिवॉल्यूशन कैसा हुआ था, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स कौन थे, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे। आज का टॉपिक में स्टार्ट करें। अगेन ये लेक्चर देखिए बहुत छोटा सा नहीं है, फटाफट खत्म करूंगी, मजा नहीं आएगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो पार्ट वाइज लेकर आ रही हूँ, धीरे धीरे करके समझो ताकि इजीली समझ में आ गए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिवॉल्यूशन ऑफ, स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन मींस द चेंजेस। अब 1905 में क्या चेंज आए थे वो आपको देखना है, हम देखने वाले। देखो अब 90 जो ये आपका 1905 है, इसका सबसे बड़ा कोई टॉपिक है तो वो है आपका ब्लडी संडे। मतलब एक्चुअल में जो ब्लडी संडे का जो कॉन्सेप्ट है, और ये अगर आप अपने एग्जाम्स चाहे किसी भी स्कूल से आप हो, आपके एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा चार्ट देखो। The Tsar in the Russia was an autocrat and enjoyed all the power, liberals along with the socialists and were comparing to make the Russian democratic state. अब ये जो सार था रशिया के अंदर, बहुत अच्छे से पूरा पावर एंजॉय कर रहा था, उसके हाथ में सब कुछ था और पूरी तरीके से ट्राई कर रहा था कि रशिया के अंदर डेमोक्रेट्स आ जाए। अब वो क्या बोल रहा था, मेक टू मेजर एंड कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब कि पूरी तरीके से लड़ रहा था कि किसी भी तरीके से रशिया को मैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनने नहीं दू, कंट्री नहीं बनने दू। इन 1904 अचानक से 1904 में क्या होता है, 1904 की स्टोरी है कि प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड क्या होता है, अपना वाला ब्रेड नहीं बाबा, वहां पे जो रोटी रहता था वो उनका ब्रेड होता था, उसको ब्रेड बोलते थे। तो जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, मतलब खाने पीने की जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया। और जितना, जैसे अगर मैं आज 10,000 मेरी सैलरी है, अब 10,000 के अंदर मैं अगर किराने के स्टोर में जाती हूँ तो भाई 4,000 का मैं अपने घर के लिए राशन भरवाती हूँ। अचानक से क्या कर दिया, उस राशन का प्राइस 7,000 कर दिया। अब राशन का प्राइस तो बढ़ाया, बट मेरी जो इनकम थी उसको बढ़ाया तो नहीं, इनकम मतलब बढ़ाया तो नहीं, उतना भी नहीं रखा, उसको कम कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे उसको बढ़ा दिए और जो वेजेस था उसको कम कर दिया। And over the next year, more than 1 lakh workers went on a strikes in St. Petersburg, demanding the reduction in working hours and increase the wages. और इतनी पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो गई कि भाई सीधी सी बात है ना, देखो एक तुमको खाने को नहीं मिल रहा है, अब खाने का जो प्राइस है उसको तुमने बढ़ा दिया, अब उसको बढ़ा तो कम से कम इनकम को सही रहने देते, तो तुमने इनकम को भी चेंज कर दिया। तो पब्लिक के अंदर क्या हो गया, गुस्सा आ गया। अब गुस्से में आने के बाद कि भाई काम तो तुम वेजेस दे रहे हो और इतनी मेहनत करके कमा रहे कि 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे, वर्कर्स गुस्से में आ गए और वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। अब जैसे उन्होंने स्ट्राइक किया, with the processions of worker lead by Father Gapon recreated the winter palace at the Tsar and they were attacked by the police। और वहां पर जितनी भी पब्लिक थे, जो फादर गैपोन थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जाके वहां पे अटैक किया और इस अटैक के अंदर 100 वर्कर्स की डेथ हुई and 300 were wounded. This incident came to be bloody Sunday। वहां पे जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, क्या बोला है, वर्कर्स जो थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनको लीड कौन करता, फादर गैपोन। एंड रीच द विंटर पैलेस। जैसे वो विंटर पैलेस के पास पहुंचते, दे वर अटैक, मतलब वो लोग गए कि भाई जो सार का पैलेस था वहां पे गए अटैक करने के लिए, वहां पे अपने स्ट्राइक को बढ़ाने के, अटैक किया स्ट्राइक को बढ़ाने के कि हमारी मांग को पूरी करो, हमारी बातें सुनो। अब जैसे वो वहां पे पहुंचते, पुलिस वालों ने क्या किया, उनके ऊपर अटैक कर दिया। जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो इस अटैक के अंदर 100 वर्कर एंड 3 की डेथ हुई एंड 300 वर वाउंडेड। वाउंडेड मतलब जख्मी हो, घायल हुए। और इसीलिए इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्लडी संडे क्या, अचानक से इन वेजेस कम कर दिया, प्राइस ऑफ ब्रेड्स के प्राइसेस बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, 1 लाख तक वर्कर स्ट्राइक्स पे चले गए सेंट पीटर्सबर्ग में बैठ के। उन वर्कर्स को लीड कौन कर रहे थे, फादर गैपोन। फादर गैपोन अपने साथ जाते सार के विंटर पैलेस पे। जैसे वो पैलेस के ऊपर जाते, वहां पे जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर अटैक करते। जब अटैक करते तो इसमें काफी लोगों की डेथ होती है और कुछ लोग जख्मी हो जाते। और इस पूरी ये इंसिडेंट हुआ था संडे के दिन, जिसको बोलते हैं ब्लडी संडे। ठीक है, ब्लडी संडे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्राइक इन द सिटी विद स्टूडेंट, लॉयर्स। जितने स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
वॉकआउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी। सब गुस्से में आ गया, अभी सबका गुस्सा पड़ गया कि इतने लोगों को मार दिया, अब हमारे हाथ में कुछ भी सिविल एज ए नागरिक हमारे हाथ में कुछ भी बचा नहीं है। Under such circumstances, SAR allowed the creation of elected parliament called the Duma. However, they try to control the Duma. अभी देखो बड़ा दिमाग वाला काम किया उसने। क्या क्या पता है? उसने बोला कि अरे पब्लिक तो पागल हो गई है, पब्लिक तो मेरे को मारने आ रही है, पब्लिक हमारे ऊपर अटैक करेगी। उसने एक नया ही दिमाग लगा दिया। उसने अपने 4-5 लोग को खड़ा किया, बोला ठीक है, आप लोग गुस्सा मत करो, आप लोग को मोनार्की नहीं चाहिए ना, इलेक्शन करके पार्लियामेंट चाहिए, हम इलेक्टेड करके पार्लियामेंट में बना दूंगा। अब इलेक्टेड पार्लियामेंट आपको चाहिए तो आप क्या काम करो, चलो ये ड्यूमा में बनाता हूँ। अब पब्लिक को खाली शांत करना था। अब उस ड्यूमा के अंदर जिन लोगों को उसने खड़ा किया वो लोग भी उसके, और वो ड्यूमा नाम के लिए तो इलेक्शन हो गए। अब बोलती मैं 10 लोग को खड़ा किया, ये 10 के 10 मेरे ही लोग हैं, तो जो जीत के आएगा तो मेरा ही पर्सन होगा ना, और जो वो ड्यूमा मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा मैं उसको चेंज कर दूंगी। ऐसे करके उसने 3-4 ड्यूमा समझ लो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी या एक ग्रुप, उसने वो 3-4 ड्यूमास को रिजेक्ट कर दिया। और नाम के लिए वो बोल तो रहा था कि हाँ मैं ड्यूमा चला रहा हूँ, ड्यूमा कर रहा हूँ, मैं इलेक्टेड पार्लियामेंट कर रहा हूँ, बट ऐसा वो सच में कर नहीं रहा था। देखो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, होता क्या 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है, और ये होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साइड रहता है, दूसरे साइड पे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया ऑन दी अदर एंड। एक साइड कौन है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड टर्की, GAT, और सेकंड कौन कहता है, FDR, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। Initially, people of Russia supported the Tsar, but as the war progressed, the Tsar refused to consult the Duma. इस स्टार्टिंग टाइम पे जो रशिया के लोग थे वो सार को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई चलो अभी ठीक है, अभी गुस्सा मत दिखाओ, फिलहाल को जो टाइम चल रहा है, हमारे ऊपर अटैक चल रहा है, हमारे किंग को हम सपोर्ट करते हैं ताकि हम इस वर्ल्ड वॉर से बच सके। बट जैसे जैसे ये बढ़ता गया, सार जो था उसने ड्यूमा को कंसल्ट करना बंद कर दिया। मतलब कंसल्ट मतलब कोई भी डिस्कशन ड्यूमा के साथ वो करता नहीं था। And during the war, anti-German feeling ran high, and Tsar in Alexander German origin and poor advice, especially a monk named Rasputin, made the autocracy unpopular in the Russia. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ था, ये रासपुतिन कौन था? रासपुतिन जो था एक तरीके का मॉन्क था, और ये मॉन्क था कहाँ का, जर्मन का। अब सबसे स्टोरी बताती हूँ। जो सार की जो वाइफ थी वो एक जर्मन थी। अब वो जर्मन थी, अब वो जर्मनी से लेकर आया था, तो जो सार निकोलस था उसका ससुराल किधर था भाई, जर्मनी में। अब ये जब उसके बेटे की एक बार तबियत खराब हो गई तो वो कहीं पे भी बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, उसकी तबियत ठीक नहीं हुई, तो वो फिर रशिया में लेकर जाती है, जर्मनी के रासपुतिन के पास लेकर जाती है। रासपुतिन उसको कुछ बताते हैं और ऐसा कुछ करते कि उनके बेटे की तबियत ठीक हो जाती है। तो सार निकोलस जो थे वो रासपुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे थे कि भाई ये जो इंसान है ये सही बोलेगा। अब ये थे जर्मनी का पर्सन, तो जो पब्लिक थी वहां पे ये बात फैल गई कि भाई जो सार निकोलस है वो अलेक्जेंडर, वो जर्मन ओरिजिन, मतलब सार की जो वाइफ है वो जर्मनी से है, तो भाई ये भी ससुराल वाला, हमारे आंटी लोग की तरह ये भी ससुराली कर रहा है, ये भी ससुराल वाला बन रहा है। तो ये उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया कि अपने ससुराल को सपोर्ट कर रहे, और उनके ऊपर जब ये ब्लेम डाल दिया गया तो इस ब्लेम के डालने की वजह से जब रासपुतिन के मैन को वो एडवाइस देने लगा, और जब जितना वो एडवाइस ले रहा था वॉर में रशिया की हालत खराब हो रही थी, रशिया हार रही थी, तो पब्लिक को ऐसा लगा हम हार रहे, और ये हेल्प किसका ले रहा है, रासपुतिन का। रासपुतिन कौन है, जर्मन का। मतलब ये जानबूझ के कर रहा है, ये गलत एडवाइस जानबूझ के लग रहा है, ये जानबूझकर रशिया को जर्मनी से हराना चाहता है। एंड रशियन आर्मी सफरेड ग्रेटली इन द हैंड्स ऑफ जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी। रशियन आर्मीज की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्टेड, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जितना भी एग्रीकल्चर होता था, जितनी भी इंडस्ट्री थी रशिया में, सब की सब बर्बाद हो गई। भाई देखो झगड़ा कभी भी अच्छी शांति नहीं लेकर आता है। जितना हो सके, जब ऐसा लगे कि भाई इस इंसान से मुझे तकलीफ है, उससे दूरी बना लो, उसमें तुम्हारी भलाई है। अगर जबरदस्ती, अगर तुमको पता है कि इस इंसान से मेरे वाइब्स नहीं मैच होते, सही नहीं लग रहा है, और फिर भी तुम उससे रिश्ते बनाने की कोशिश करोगे, तो वहां पे कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि हर बार होगा। तो झगड़े करने से अच्छा है डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ताकि आप झगड़े को इग्नोर कर सको, क्योंकि झगड़ा चाहे घर का हो चाहे देश का हो, हर समय बर्बादी ही लेकर आता है। एज द रिट्रीटेड रशियन आर्मी, जितने भी रशियन आर्मी थे, retreated, destroy the crops and building to prevent the enemy from being able to leave off the land। जितनी भी रशियन आर्मीज थी उन्होंने क्या किया, जितने भी क्रॉप्स थे, जितनी भी बिल्डिंग थी, वो सब की सब उन्होंने अपने अंडर में ले ली, जलाना स्टार्ट कर दिया, ताकि कोई भी एनिमीज अंदर की तरफ नहीं आ पाए। और इस तरीके से जितने भी क्रॉप्स थे ये सब बर्बाद हो गए, और इस बिल्डिंग्स में जितने लोग रह रहे थे, 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में आ गए।
रशिया ओन इंडस्ट्री फ्यू नंबर एंड कंट्री वाज कट ऑफ द अदर सप्लाईज। एक तो रशिया में पहले से बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, उसमें से उसने बाहर की चीजों का सप्लाई भी बंद कर दिया, स्पेशली जर्मन कंट्रोल ऑफ द बेल्टिक सी। बेल्टिक सी क्या होता था, ये रास्ता था रशिया और जर्मन के बीच में, एक बेल्टिक सी का रास्ता रहता था और जो भी चीज रशिया के अंदर आती थी इसी सी से होते हुए आती थी। तो इसके ऊपर भी जर्मन ने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल लिख दिया, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, लेबर्स कम हो गए, वर्कशॉप्स प्रोडक्शन एसेंशियली वर डाउन। वर्कशॉप प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सारी चीजें जो थी वो धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो गई। अब ये देखो क्या हुआ, आपने क्या देखा, ब्लडी संडे देखा, उसके बाद आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर होने की वजह से रशिया और जर्मनी के बीच में बहुत हालत हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, वहां के लोगों को सार के ऊपर से ट्रस्ट उतर गया, हालत खराब हो रही थी, वहां के आर्मीज के लोग मर रहे थे, 3 मिलियन रिफ्यूजीज आ गई। अब इसका इम्पैक्ट आता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ये आपका आया नया टॉपिक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। देखो क्या होता, फरवरी 1917 में अचानक से रशिया में फूड का शॉर्टेज हो गया। वर्किंग क्लास डिसगंटेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। डिसगंटेड मतलब चिड़चिड़ हो गए, गुस्से में आ गए कि बस बहुत हो गया, अब खाने को नहीं मिल रहा है, वैसे भी मर रहे तो भाई अपने अलग तरीके से मरेंगे। पार्लियामेंट्री ऑब्स द डिसीजन ऑफ द सार टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट थी वो हमेशा उसके ऑब्जेक्शंस में थी कि ये इसने जानबूझ के किया, ये गलत किया, ये इसने जानबूझ के ये ड्यूमा को ऑब्स किया, वो उनके ऊपर पॉइंट आउट करने स्टार्ट कर दिया। एंड 22 फरवरी के देयर वाज अ लॉक आउट एट फैक्ट्री बाय द वर्कर्स। लॉक आउट एट फैक्ट्री मतलब 22 फरवरी को सारे वर्कर्स ने बोल दिया अब हम काम नहीं करेंगे। एंड मोर वर्कर फैक्ट्रीज जॉइन देम, और ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स थे उन्होंने इस चीज में ज्वाइन कर लिया। और इस स्ट्राइक्स को बहुत सारी फैक्ट्रीज में विमेन्स भी लीड कर रही थी। इन मैनी फैक्ट्रीज विमेन्स lead the way of strike and this came to be called the International Women Day। एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो भाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहां से आया था और कैसे आया था। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जब हो रहा था तो वर्कर्स ने अपने हाथ सरेंडर कर दिया, भाई तुमको करना है करो, अब हम इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। जब ये स्ट्राइक्स हो रहा था तो बहुत सी जगहों पर वुमेन्स इसको लीड कर रही थी और इसीलिए फरवरी के टाइम पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा इंटरनेशनल लेवल पे। एंड इंटरनेशनल वुमेन डे एंड कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कर्फ्यू मतलब क्या, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब घर के अंदर, हर जगह मिलिट्री वाले जो रास्ते में दिखेगा उसको मार दिया जाएगा, इस तरीके का कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। इन नेक्स्ट फ्यू डेज मोर पीपल जॉइन द रिवॉल्यूशन। जैसे 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 दिन गया और लोग इसमें, क्योंकि भाई हालत तो खराब थी, खाने को तो नहीं मिल रहा था लोगों की, अब जब दिख रहा है कि भाई ये लड़ रहा है, क्या पता इसके साथ लड़के कुछ मिल जाओ, क्योंकि वैसे भी मुझे खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो ये बढ़ता गया। पॉलिटिशियन, वर्कर एंड मिडिल क्लास पीपल बिगेन टू डेमोन्स्ट्रेशन डिमांडिंग लेस वर्किंग आवर्स। जितने भी पॉलिटिशियंस थे, वर्कर्स थे, मिडिल क्लास, उन्होंने बोला भाई तुमने जो ये एक्स्ट्रा आवर्स 6 घंटे की जगह 10-10 घंटे का काम करवा रहे हो, 13 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे का काम करवा रहे हो, वर्किंग आवर्स कम करो और जितना हम काम करते हैं उसके हिसाब से हमें वेजेस दो। और सबसे बड़ी चीज, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए, मतलब इलेक्शंस करके गवर्नमेंट आनी चाहिए। They were later joined by the cavalry and soldiers। इसके अंदर बहुत सारी, अब ये वर्कर्स सारे बैठे हुए लड़ रहे, उसमें सोल्जर्स भी आ गए, जितने कैवलरीज थे वो भी उसके अंदर ज्वाइन हो गए। And work form a Soviet which will can not later to be known as a Petrograd Soviet। और ये सारे वर्कर्स जितने थे, कैवियर्स थे, पॉलिटिशियन, मिडिल क्लास, कैवलरीज थे, ये सब एक साथ आके इन्होंने सोवियत, सोवियत मतलब क्या, जब सब एक साथ, एक ग्रुप, तो इसको नाम दिया गया पेट्रोग्राड सोवियत। The Tsar abdicated the throne। सार अब हालत खराब, क्योंकि पूरी पब्लिक भड़क चुकी थी, सबने हालत खराब कर दिया था। सार उतरता, भाई माफ करो, सरेंडर करता हूं। सार ने अपनी गद्दी को छोड़ दिया एंड न्यू प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया बाय सोवियत लीडर्स। अब इसके जो लीडर्स थे सोवियत के, इन्होंने एक नई सरकार बनाई एंड पेट्रोग्राड रिवॉल्यूशन फाइनली ब्रॉट टू एन एंड इन रशियन मोनोक्रेसी। और लास्ट में एट द एंड जो रशिया के अंदर मोनार्की चल रही थी, दैट हैज टू बी केम टू एन एंड, क्योंकि सार की हालत खराब, सारे वर्कर्स एक साथ आ गए, पॉलिटिशियंस एक साथ आ गए, कैवलरीज, जितने भी सोल्जर्स थे वो सब एक साथ आ गए। तो भाई उसने बोला अब मैं छोड़ रहा, और ये जो सोवियत यूनियन बना था इन सब ने मिलकर एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ठीक है, अब देखो इस टाइम पे एक पर्सन था, जब यह सार के हाथ में चल रहा था, तो सार जो था, सार को एक्चुअल में हर समय जो पिंच करता था वो था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन।
अभी जो लेनिन था ना, इसने कुछ ऐसा किया जिसको अप्रैल लेनिन थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट की स्टोरी है कि भाई सार ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर, सार अपना गद्दी छोड़ के चला गया था। अब ये पहले भी ये रशिया में रहता था, बट प्रॉब्लम क्या था, ये जब रशिया में था तो ये बार बार सार को पिंच करता था, तो सार ने बोला, इसके ऊपर टारगेट किया था, तो इसको समझ में आ गया था कि सार निकोलस कभी भी मेरी हालत खराब कर सकते हैं, तो ये देश छोड़ के चला गया था। पर जैसे इसको पता चल गया कि भाई ये सार निकोलस अब जा चुका है, ये वापस आता है। अब जब वापस आता है इन अप्रैल 1917, व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया। ये था रशिया में, पर ये छोड़कर चला गया, तो 1917 में ये वापस आता है। And he had earlier demanded that the war should be brought to an end and land should be distributed among the peasants, banks should be nationalized. This came to be known as Lenin-April thesis. ये आता है सबसे पहले था भाई वॉर बंद करो, चलो जिसके जिसके जो जो पैसे उसको बराबर दे दो, और जितना भी सिस्टम है बैंक शुड बी नेशनलाइज, मतलब जितनी भी बैंक्स है उसको अब नेशनलाइज करना है, मतलब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। आप ध्यान से सुना, व्हाट इज अप्रैल लेनिन थीसिस। लेनिन जो था रशिया में 1917 में वापस आता है, वापस आते ही बोलता है कि लैंड को वॉर को एंड करो, लैंड को इक्वली सारे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करो, बैंक को नेशनलाइज करो। ड्यूरिंग दिस टाइम इन रशिया द कमिटी ऑफ वर्कर वर फॉर्म टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री। और फिर भाई इसने देखो एक ही चीज बोला, इंडस्ट्री वाले अब सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या की, एक कमेटी बैठा दी। भाई देखो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि कोई भी चीज अगर मैंने सोचा कि भाई ये काम करो, ये 10 बच्चे अच्छे से निपट, एक टीचर अपॉइंट करो, ये 10 बच्चों को संभालेगी, वैसी ही चीजें होती है कि अगर हमें कोई सेक्शन को डेवलप करना है तो हम ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते, एक कमेटी को बैठाएंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल 10-12 लोग को बैठा देंगे और बोलेंगे भाई तुम्हारा काम है इसको देखो। तो उन्होंने एक कमेटी बैठाई जो इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं उसको देखती थी। Similarly, peasants under the socialist leader formed their own group and land committee were formed to handle the distribution of land to the peasants. That's समझ गया। जो peasants socialist के अंदर में काम करते थे उन्होंने खुद की एक ग्रुप बना ली। ध्यान से समझो क्या हुआ, देखो कितना दिमागदार वाला काम था कि मैं आपके अंदर में काम कर रही हूँ, अब मेरा काम, मैं किसके अंदर में, जो अप्रैल थीसिस है, ये जो सोवियत बने थे इनके अंदर में काम कर रही थी, बट यहाँ पे मैंने बोला सोशलिस्ट लीडर्स जो थे, जो सोसाइटी में चेंज करना चाहते थे, इसके अंदर इन्होंने अपने ग्रुप बनाई एंड लैंड कमिटी वेयर फॉर्म टू हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद एक लैंड कमिटी बनी और लैंड कमिटी को बोला कि सारे पीसेंट्स के अंदर प्रॉपरली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट, लैंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये देखने का काम आपका है। समझ में आ गया। तो रशिया के अंदर कमिटी ऑफ वर्कर बनती है। कमिटी ऑफ वर्कर का काम क्या होता है, इंडस्ट्रीज को देखना। फिर कुछ पीसेंट्स रहते हैं जो खुद का एक सोशलिस्ट लीडर में अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं, एक लैंड कमिटी बनाते हैं, और ये लैंड कमिटी का काम होता है कि सारे लैंड सारे पीसेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है, अब होता क्या है यहाँ पे, अब होता है कि बोल्शेविक वे सप्रेस्ड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब बोल्शेविक जो है वो अपने गवर्नमेंट छोड़ के चला गया एंड बिकॉज ऑफ द रेडिकल्स ये डिमांड कर रहे थे, बोल्शेविक एंटर द अलायंस विद द पेट्रोग्राड सोवियत एंड ओवरथ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या गया, बोल्शेविक जो था ये पेट्रोग्राड सोवियत वाला जो ग्रुप था ना उसके साथ ही अलायंस बना लेता है, अपना मर्ज कर लेता है, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट रहती है उसको उठा के फेंक देता है। ठीक है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट वुड बिकम द डिक्टोरियल, और ये पेट्रोग्राड सोवियत के साथ में मिलके ऐसा गवर्नमेंट बनाता है जो अगेन से मोनार्की जैसी हो, मतलब डिक्टेटरशिप हो, जिसके अंदर the Bolshevik occupied the Petrograd midnight and by the December they were in the control of Moscow and Petrograd area। अब ये बोल्शेविक आता है, पेट्रोग्राड को बोलता है ठीक है मैं तुम लोग के साथ में, चलो मिलके करते हैं, जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट थे सबको हटाता है और वापस से जो सार कर रहा था वही चीज ये भी करता है। ये क्या बोलता है, अब जो गवर्नमेंट बनेगी मेरे हिसाब से, जो किया जाएगा वो किया जाएगा मेरे हिसाब से। धीरे धीरे उसने यहाँ पे भी डिक्टेटरशिप्स को ला दिया एंड दे वेर इन कंट्रोल ऑफ मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया, और ये जो रहता है मॉस्को एंड पेट्रोग्राड का एरिया रहता है ये पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ जाता है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन लीड टू, धीरे धीरे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में जो मोनार्की वो तो खत्म हुई एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और यही था हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या हुआ, जहां पे बोल्शेविक आया, पेट्रोग्राड सोवियत से मर्जर किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट को बोला चलो फूटो यहाँ से, और वापस से डिक्टेटरशिप लाया। तो भाई मैं ये बोलती हूँ कि फरवरी में मोनार्की गई, बट एक तरीके से अक्टूबर में डिक्टेटरशिप्स वापस आ गई एंड सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द रिवॉल्यूशन। अब ये जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए ये देखो।
द बोल्शेविक वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब भाई इन्होंने सबसे पहले आके रशिया के लोगों को इनके ऊपर विश्वास हो जाए उसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया, ऐसा रखा कि पब्लिक को इनके ऊपर भरोसा हो जाए। ये बोल्शेविक ने किया, बोल्शेविक आता है सबसे पहले नाम रख देता है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। एंड आफ्टर द बोल्शेविक हैड पावर इन रशिया लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज द सोशल। देखो ये बोल्शेविक जो था ना, आया तो काम बहुत किया बट कुछ ऐसी गलती इसने कर दी, चेंजेस बहुत लाया रशिया में, पर कुछ ऐसी गलती इसने कर दिया जिससे रशिया जो था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मतलब रशिया के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बर्बाद नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसने आते बोला कि जितनी भी प्रॉपर्टी है अब किसी की प्राइवेट नहीं, भाई तेरे नाम पे जमीन है, नहीं मानते, ये सोशल प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू कैप्चर द लैंड्स ऑफ द नोबेलिटी। जितने भी पीसेंट्स, तो उनको बोला ये नोबेल्स है ना, चर्च वर्च, ये जितने भी किंग है, ये सबकी जमीन जो इन्होंने तुम्हारी जमीन को लेके रखा था या इनकी खुद की भी रहेगी, चलो ले लो, अब सारी की सारी लैंड जो है तुम्हारे हाथ में आएगा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक, उसने आते ही यही बोला था कि जितने भी बैंक है उसको नेशनलाइज करना है, उसने नेशनलाइज कर दिया। सिटीज लार्ज हाउसेस वर डिवाइडेड इनटू, अब ये बड़ा सा एक अगर घर रहता था उसके अंदर 4 लोग रह रहे, चलो भाई इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये अलग अलग हो। इसी घर को जिसमें बड़ा घर जिसमें 10 लोग रह सकते उसमें 4 ले रहे, चलो डिवाइड करो, उसको क्वार्टर्स में उसने डिवाइड कर दिया। Bolshevik conducted election constituted but they failed to get majority और Lenin dismissed the assembly। देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि बोल्शेविक ने इलेक्शन किया, अब इलेक्शन जब हुआ तो बोल्शेविक हार गया और जो लेनिन था उसने क्या किया, इस असेंबली को डिसमिस किया। द बोल्शेविक बिकेम द ओनली, अब ये जैसे बोल्शेविक लेनिन आता है ये क्या कर देता है पता है, ये आते बोल्शेविक लेनिन है, ये आते ही क्या करता है, जितनी भी पार्टी होती है, ये पार्टी ये जैसे बीजेपी है, कांग्रेस को बोलते चल तू खत्म, आप जनता पार्टी को बोला खत्म, शिवसेना को बोला आप भी हटो, अब अकेली है। अब अगर कोई पार्टी अकेली है और अकेली लड़ेगी तो भाई लॉजिक सी चीज है कि जीतेगी भाई, तो उसने यही चीज किया कि बोल्शेविक ने क्या किया, जितनी भी रशिया की पार्टी थी सबको हटा दिया, which could contest elections, जो इलेक्शंस में खड़े हो सके, and thus Russia become the one party state। अब ये हर पार्टी को हटा दिया तो भाई इसमें एक ही पार्टी बची। पुलिस सेंटेंस एंड पनिश दोज पीपल हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, अगर किसी ने भी बोल्शेविक के अगेंस्ट कुछ बोला तो भाई उसको जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। On other, many people supported Bolshevik as they stood for socialism. On the other, people were also disillusioned the party because of the censorship imposed by them। कुछ लोग थे जो इसको पसंद कर रहे थे कि भाई नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, ये सोशलिज्म ला रहा है, ये प्रॉपर्टी को बराबर बांट रहा है, ये कुछ अच्छी चीज कर रहा है। कुछ लोग थे कि भाई ये जिस तरीके से डिक्टेटरशिप लगा रहा है वो लोगों को पसंद ज्यादा नहीं आ रही थी। द बोल्शेविक अपराइजिंग वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द सोशलिस्ट। अब सिविल वॉर हो गया, अब आता है आपका सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब लोगों में झगड़े होने स्टार्ट हुए, कैसे हुए, जब बोल्शेविक का जो चीज था, जितने भी सोशलिस्ट, लिबरलिस्ट थे और नॉबलिस्ट थे उनके बीच में अब इनको लेकर गुस्सा बढ़ गया। एंड द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, ये जितने ग्रुप के लोग थे ये सब साउथ रशिया भागे, ऑर्गेनाइज द ट्रूप टू फाइट। ये क्योंकि ये था कहां पे, साउथ रशिया में था, ये सब एक साथ आ गए, ये अपने ट्रूप्स को लेते और जाते भाई चल बोल्शेविक के ऊपर अटैक करेंगे। एंड इनको सपोर्ट इस चीज में, जब बोल्शेविक ये चीज कर रहा था तो ये लोग जब बोल्शेविक के ऊपर अटैक करने गए तो उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, देखो यहाँ पे कितने फटाफट फटाफट दोस्त बनते, दुश्मनी होती है। अब यहाँ पे भाई एक ही कंट्री के अंदर कोई पावरफुल बन रहा है तो बाहर की कंट्री भी आएगी, कैसे रे, ऐसा नहीं चलेगा, आगे अटैक करने के लिए। तो फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ये कंट्री भी इनको आके ग्रोथ करने लगी कि भाई सोशलिज्म जो वहां पर बढ़ रहा है ये हम होने नहीं देंगे। एज अ रिजल्ट वहां पे सिविल वॉर, मतलब अब कंट्री के लोगों में पार्टीज, एक पार्टी ये पार्टी ये पार्टी ये आपस में लड़ रहे हैं, वैसा वॉर स्टार्ट हो, किसी और कंट्री के साथ वॉर नहीं हो रहा है, आपस की लड़ाई हो रही है। सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द व्हाइट टुक द हार्श स्टेप दिस पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। अब जो भी, अब इसने बोल्शेविक जब भी आया तो सबसे पहले इसने क्या किया, लोगों को बोला कि जो ये नोबेल्स लोग ने तुम्हारी प्रॉपर्टी लिस्ट को लो। तो अब जो वो नोबेल्स थे जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी, जैसे मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं नोबेल्स में थी, मेरी प्रॉपर्टी, कल को वो आया भाई बोल्शेविक का रास्ता मेरी प्रॉपर्टी लेकर गया, अब मैं, मेरे को मौका मिल गया क्योंकि अब हम लोग फॉर्म में आ गए तो मैं इनके ऊपर हार्श स्टेटमेंट कर रही हूँ, मैं हार्श तरीके से एक्शन ले रही हूँ। सच एक्शन लीड टू द सपोर्ट ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक्स। और ऐसे सपोर्ट जो नॉन बोल्शेविक मतलब जो बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो कर रहे थे। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द फॉर्म। 20 तक तो बोल्शेविक ने ऑलमोस्ट जो रशिया के बहुत सारे एम्पायर थे उसको अपने कंट्रोल में रख लिया था।
and succeeded due to the cooperation with the non-Russian nationalists and Muslim jihadists. और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि बहुत से नॉन रशियंस थे और मुस्लिम के जो जद्दिस्ट थे ये इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड 5 ईयर प्लान, धीरे धीरे 5 ईयर की प्लानिंग्स बनाई गई। 5 ईयर प्लानिंग क्या होता है कि भाई 5 साल में हमको क्या क्या ग्रोथ डेवलपमेंट करना है वो। दिस लीड्स टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनने लगी, वर्किंग कंडीशन जो लोगों की थी वो ठीक होने लगी। देखो ये चीज हम लोग ने अभी इसके अंदर किया कि बोल्शेविक को सोशलिस्ट लीडर, बट दिस ग्रुप मूव टू साउथ रशिया एंड बोल्शेविक एंड देयर। अब यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रुप इसके ऊपर अटैक करने गई, बट कोई भी इसके ऊपर सही तरीके से अटैक नहीं कर पाया और धीरे धीरे इसको कुछ नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जजिस थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसने अपना पावर ले लिया और पावर लेने के बाद इसने फाइनल काम बहुत अच्छे किए। देखो लोगों की वर्किंग कंडीशन ठीक हो गई, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया, पीसेंट्स एंड वर्कर्स वर एनकरेज्ड टू एनरोल इनटू यूनिवर्सिटीज। जितने भी वर्कर्स थे कि भाई तुम पढ़ो, तुम भी एजुकेशन लो। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, सस्ते से सस्ते, चीप मतलब ऐसे ना घटिया, चीप मतलब कि अच्छे कम पैसे में लोगों को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी देंगे। बहुत से हाउसिंग क्वार्टर्स बनाएंगे। गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, इफेक्ट ऑफ दिस मेजर वर अनइवन। भाई गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था जिस हिसाब से गवर्नमेंट बांट रही थी, तो इसने किया तो सब कुछ, बट ये चीज सही तरीके से नहीं गई। Stalin and collectivizations क्या हुआ? Russia was facing a crisis, shortage of food, and peasants refused to sell the grain at fixed prices by the government. अब उसने बोल्शेविक आया तो उसने सबसे पहले क्या बोल दिया कि ये जितने भी सेलर्स है जो जितने भी एग्रीकल्चर या ग्रेन्स को बेचते ये अपनी मर्जी से बेचते तो इनको फिक्स प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अब भाई वहां पे एक क्राइसिस मतलब जो फूड था उसके शॉर्टेज हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि मतलब अगर गेहूं है तो कोई भी गेहूं है तो सबको 50 रुपए किलो ही बेचना पड़ेगा। तो ये चीज पे जो सप्लायर्स थे वो अब अग्री नहीं हो रहे थे कि हम फिक्स प्राइस पे तो सेल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई में शॉर्टेज आ गया। स्टेलिन took over the reins of the party after the death of the Lenin, और स्टेलिन जो था जैसे लेनिन की डेथ होती है उसने पूरा का पूरा पार्टी अपने हाथ में टुक ओवर कर लिया और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके आ गया। 1980-20 पार्टी मेंबर विजिटेड मेनी विलेज एंड रेडेड रिच पीसेंट्स नॉल द कुलकास। अब देखो जैसे लेनिन की डेथ होती है स्टालिन एंट्री करता है, लेनिन गया स्टालिन आया, स्टालिन बोलता है बस हो गया, लेनिन ने बहुत प्यार देखा स्ट्रिक्ट। जितने भी लोग वो क्या करते हैं, जितने उसके पार्टी मेंबर्स है उनको कहते हैं गांव में जाओ, गांव में जितने भी अमीर है जितने भी रिच पीसेंट्स है उन सबके पास से रेट डालो, जो उनके पास से पैसा मिला सब लेकर आओ, जमीन लेकर आओ। The party converted small land holding of many peasants in one collective large farm। जो पार्टी थी ये small land holding of many peasants, बहुत से peasants का लैंड होल्ड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। All the large collectivized farms were cultivated by the farmer with the help of tools pulled together and the profit of the share among the cultivators। अब उसने क्या किया, 1 2 3 4 लोग थे, सबकी जमीन को अपने अंडर में ले लिया। यहाँ पे 4 फार्मर्स बोले चलो सब लोग यहाँ पे काम करो और जितना भी इससे पैसा मिलेगा वो इन चारों में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वही पार्टी जो थी वो स्मॉल लैंड होल्डिंग का बहुत से पीसेंट्स के थोड़े थोड़े से लैंड्स को उसने अपने अंडर में ले लिया इन वन कलेक्टिव लार्ज फॉर्म, एक लार्ज फॉर्म के अंदर। एंड कलेक्टिवाइज फार्म वहां पे मतलब एक साथ बहुत सारे फार्मर्स मिलके वहां पे एग्रीकल्चर करते थे, टूल्स यूज करते थे, एक दूसरे के टूल्स को एक्सचेंज करते थे और जो प्रॉफिट होता था वो कल्टीवेटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मैनी पीसेंट्स, ये स्टालिन जी का चेहरा है देख सकते हो, मैनी पीसेंट्स रेसिस्ट द पॉलिसी ऑफ कल्टिवाइजेशन। बहुत से पीसेंट्स थे जिन्होंने बोला भाई ये चीज अच्छी है कि एक साथ एक जमीन पे आएंगे और जो कमाएंगे वो सब पे जाएगा। They were severely punished by the state। अगर कोई भी मैनी पीसेंट्स रेसिस्ट, बहुत सी ऐसी ये थे फार्म पीसेंट्स थे जो बोला भाई हम कलेक्टिवाइजेशन से नहीं फार्म करते, मैं मेरा एग्रीकल्चर करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं ग्रुप में आकर करूंगा नहीं, तो जो ऐसा करते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था। And many of them deported and exiled and allowed only some independent cultivation। हर किसी को अलाउड नहीं था इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, कुछ ही लोगों को अलाउड था, सिर्फ वही कर सकते थे। अगर उनके अलावा कोई अकेले जाकर एग्रीकल्चर करता था तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिया जाता था। अब देखो इसने क्या क्या किया, पार्ट ऑफ लीडर वो क्रिटिसाइज पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, जो भी कलेक्टिवाइजेशन के ऊपर अगेंस्ट बोलता था उसको पनिश करता था। स्टालिन पुट, इसने बहुत से क्रिटिक्स इनटू लेबर्स के कैंप और प्रिजन्स बनाए, जो भी मैनी ऑफ हिज क्रिटिक्स इनटू अ लेबर्स, उसके लेबर्स कैंप बना दिए, उनको प्रिजन्स में डाला। प्रोफेशनल वेर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय स्टालिन अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑपोजिंग द गवर्नमेंट। और जितने प्रोफेशनल भाई पढ़ा लिखा इंसान आएगा आके अपना दिमाग लगाने लगेगा और गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा, वो भी अलाउड नहीं था। एंड मेनी इनोसेंट पीपल वेर आल्सो एग्जीक्यूटेड, बहुत से अच्छे लोगों को भी इसमें से एग्जीक्यूट किया गया। तो आपका आज का जो पार्ट 2 का पार्ट था मैं आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद क्या चेंजेस हुए थे, आज हम लोग ने फरवरी, अक्टूबर, ब्लडी संडे, अप्रैल थीसिस,
जैसी बहुत सी चीजें आपने देख ली है। ये 4 से 5 टॉपिक, ब्लडी संडे, अप्रैल थीसिस, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया, एंड लास्ट वाला जो हम लोग ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या आया था, कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या थे, वो हम लोग ने देख लिया। तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करती हूँ अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टडीज हार्ड करो, मेहनत करो और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।